हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, एक मुल्क जहां सरकारी अफसर रिश्वत ले तो अगले दिन जेल में जाएगा, जहां वजीर आजम का बेटा भी कानून से ऊपर नहीं, जहां बिजली कभी नहीं जाती और सड़कों पर कोई घड़ा नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर वक्त पर आता है और ट्रेन एक मिनट भी लेट नहीं होती। अब आप सोचिए, ये कोई यूरोपीय मुल्क नहीं बल्कि ये हमारे ही एशिया में है, हमसे चंद घंटे की परवाज पर। सन 1965 में ये मुल्क इतना गरीब था कि इसके पास पीने का पानी भी नहीं था, कोई तेल नहीं, कोई गैस नहीं और कोयला भी नहीं, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और बस। आज इस मुल्क की फीकस आमदनी अमेरिकन से ज्यादा है। तो दोस्तों, ये है सिंगापुर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, क्या राज है इनकी तरक्की का, और सबसे बड़ा सवाल जो हमें यानी पाकिस्तानियों को सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम भी ऐसा कर सकते थे। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सिंगापुर जनूब मशरिकी एशिया में मलेशिया जैसे मुल्क के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा जजीरा है और इसका कुल रकबा सिर्फ 728 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद से भी छोटा है। इस छोटी सी जगह पर तकरीबन 60 लाख लोग आबाद हैं। ना तेल, ना गैस, ना सोना और ना ही लोहा, यहाँ तक के पीने का पानी भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। तामीरात के लिए रेत भी दरामद की जाती है, मगर फिर भी इस मुल्क की फीकस आमदनी अमेरिका से कहीं ज्यादा है। 1965 में जब सिंगापुर आजाद हुआ, ये मलेशिया से निकाला गया था। इस वक्त ये एक गरीब, पसमानदा और लड़ाई झगड़ों में घिरा हुआ इलाका था। तो ऐसे वक्त में सिंगापुर के पहले वजीर आजम ली कुआन ने कमान संभाली। इन्होंने कहा, हमारे पास वसाइल नहीं मगर हमारे पास दिमाग है, मेहनत है और इरादा है। इन्होंने सबसे पहले सरकारी करप्शन खत्म की और इतनी सख्ती से खत्म की कि आज सिंगापुर दुनिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में शामिल है। इंग्लिश को कारोबारी जुबान बनाया ताकि दुनिया से जुड़ सकें। गैर मुल्की सरमायाकारों को दिल खोल कर खुशामदीद कहा। बंदरगाह और हवाई अड्डे को दुनिया का बेहतरीन बनाया। तालीम में इतनी सरमायाकारी की कि आज सिंगापुर के बच्चे दुनिया के ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स में शुमार किए जाते हैं। मगर इनका तरीकाकार सख्त था, बहुत ही सख्त। इन्होंने आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाई, मुखालिफिन को कानूनी उलझनों में डाला और एक तरह की नर्म आमरीत कायम की। मगर नतीजा ये निकला कि आज सिंगापुर दुनिया के चंद बेहतरीन ममालिक में से एक है। दोस्तों, सिंगापुर के कवानीन सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ जो काम हम रोजाना बेफिक्री से करते हैं, वहीं इन पर सिंगापुर में भारी जुर्माने हैं। च्युइंगम खाना 1992 से बिल्कुल बंद है। सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर दवाई वाली गम मिल सकती है। सड़क पर थूकना $1000 जुर्माना, कचरा फेंका पहली बार $300 और बार बार फेंका तो $5000 तक जुर्माना हो सकता है। और इससे ऊपर गली साफ कराने की सजा भी है, वो भी चमकदार जैकेट पहनकर ताकि सब देखें। सिगरेट ज्यादातर अवामी जगहों पर पीना मना है, जुर्माना $1000। मेट्रो ट्रेन में खाना पीना $500 जुर्माना। अजीब बू वाला और गला सड़ा फल या सब्जियां लेकर ट्रेन में लाना भी मना है। किसी का वाईफाई बगैर इजाजत इस्तेमाल करना यहाँ पर कानूनी जुर्म है। और मंशियात यहाँ तो कोई माफी नहीं है, थोड़ी सी मिकदार पर सालों कैद और स्मगलिंग पर सीधा फांसी है। ये सब जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादती है, मगर सिंगापुर कहता है कि इन्हीं कवानीन की वजह से हमारे शहर साफ हैं और महफूज हैं और सब कुछ ठीक है। और वाकई ही सिंगापुर दुनिया के साफ तरीन और महफूज तरीन शहरों में से एक है। सिंगापुर में सिक्योरिटी कैमरे हर जगह पर हैं, गलियों में, बसों में, पार्कों में और दुकानों में। हुकूमत खुलकर कहती है कि हम निगरानी करते हैं और अक्सर सिंगापुरी इसे कबूल भी करते हैं। इनका कहना है कि अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो डरने की क्या बात है। सिंगापुर में पुलिस पेशावर है, करप्शन नहीं, कानून पर अमलदारी हकीकी है। अगर आपने कानून तोड़ा तो पकड़े जाएंगे, मुकदमा चलेगा और सजा मिलेगी बगैर किसी सवारिश के।
यही वजह है कि लोग वाकई قوانین کو مانتے ہیں۔ دوستو سنگاپور دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے، مگر حکومت نے سبسڈی دے رکھی ہے۔ تقریباً 80% لوگ سرکاری فلیٹس میں رہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی کچی آبادی نہیں ہے۔ یہاں کے فلیٹ صاف ستھرے اور جدید ہیں۔ کھانے کی بات کریں تو ہاکر سینٹر میں صرف $2 سے $4 میں شاندار کھانا مل جاتا ہے۔ چائنیز، ملائی، پاکستانی اور ہندوستانی سب طرح کا کھانا یہاں پر آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ ہاکر سینٹر سنگاپور کی پہچان ہے اور یونیسکو نے انہیں ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے، مگر ان ریسٹورنٹس میں کھانا بہت زیادہ مہنگا ہے۔ گاڑی رکھنا سنگاپور میں ایک بہت بڑی عیاشی ہے۔ حکومت نے جان بوجھ کر اسے مہنگا رکھا ہے تاکہ سڑکوں پر کبھی رش نہ لگے۔ سنگاپور کا تعلیمی نظام دنیا میں اول درجے کا ہے۔ ریاضی، سائنس اور پڑھائی میں سنگاپوری بچے عالمی مقابلوں میں سب سے آگے ہیں۔ سنگاپور کا صحت کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے سرکاری ہاسپٹل میں علاج سستا ہے اور پرائیویٹ علاج بہت مہنگا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سنگاپور میں اوسطاً عمر 84 سال ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ عمر والے ممالک میں سے سنگاپور ایک ہے اور یہ سب امریکہ سے بہت کم خرچ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ سنگاپور کی آبادی کئی نسلوں پر مشتمل ہے۔ 74% چائنیز، 13% ملیشین، 9% ہندوستانی اور باقی دیگر بھی یہاں پر آباد ہیں۔ 4 سرکاری زبانیں ہیں، مگر سب کام انگلش زبان میں کیے جاتے ہیں۔ حکومت نے فسادات سے بچنے کے لیے سخت قوانین بنائے ہیں۔ کسی مذہب یا نسل کے خلاف نفرت پھیلانا جرم ہے۔ عید الفطر، دیوالی، کرسمس اور چینی نیا سال سب کو سرکاری تعطیلات ملتی ہیں۔ فوجی خدمت میں جب سب مل کر ٹریننگ کرتے ہیں تو فرق مٹ جاتا ہے۔ دوستو سنگاپور میں انتخابات ہوتے ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، مخالف جماعتیں بھی موجود ہیں، مگر سن 1965 سے آج تک صرف ایک پارٹی حکومت میں ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ آزادی اظہار محدود ہے، میڈیا کنٹرول ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہمارا نتیجہ دیکھیں، خوشحالی دیکھیں اور یہاں کا امن دیکھیں، مگر اس سب کے باوجود یہاں کی نئی نسل اس سب پر سوال اٹھا رہی ہے۔ دوستو سنگاپور نے یہ ثابت کیا ہے کہ بغیر قدرتی وسائل کے بھی ترقی ممکن ہے، اگر ایمانداری ہو، نظام ہو اور سوچ ہو۔ مگر یہ سب کچھ مفت میں نہیں آتا۔ یہاں کے لوگوں نے کچھ آزادیاں قربان کی ہیں، کچھ سیاسی حق چھوڑے ہیں، کچھ دباؤ قبول کیے ہیں اور بدلے میں ملا صاف شہر، محفوظ گلیاں، بہترین اسکول، ہاسپٹل اور ایسی حکومت جو واقعی کام کرتی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، اگر آپ کو چننا پڑے سختی اور خوشحالی یا آزادی اور افراتفری، آپ کیا چنیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔